खबर में खुश आमदीद। मेरे साथ हैं आरब न्यूज़ की खबर, मैं हूं सईद काजी। अनडाउटेडली पाकिस्तान अपनी तारीख के सबसे भयानक माशी और सियासी और इदाराती बहरान से गुजर रहा है। अदलिया तकसीम है, इलेक्शन होंगे नहीं होंगे। ग्रैंड डायलॉग की बात तो अब राना सनाउल्लाह साहब भी कर रहे हैं कि किस बात पे ग्रैंड डायलॉग करेंगे, निगरान सेटअप आएगा या कोई और बंदोबस्त होगा। सैद उमर साहब ने भी ये सवाल पूछा है। और आयशा गौस साहिबा जो एडवाइज़र हैं PM साहब की, उन्होंने बता दिया कि IMF का मुतबादल हमारे दोस्त ममालिक होंगे। गोया क्या हमारा मुआहदा नहीं हो रहा, इंसॉल्वेंसी की तरफ खुदा न खास्ता हम जा तो नहीं रहे। बड़ी साहब, आपने भी 30-35 साल से इस खेल तमाशे को रिपोर्ट कर रहे हैं। ऐसा बुरान कभी शायद 71 में आया था या उससे भी बड़ा है? ये माशी एतबार से तो उससे बड़ा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। भाई साहब, जो अदारों में हो रहा, सुप्रीम कोर्ट में हो रहा, अर्ज ये नहीं कि इलेक्शन कौन कराएगा, और ये करें कि इलेक्शन कौन नहीं होने दे रहा। आइन में तो बहुत शगाफ लफ्ज़ों में लिखा है कि असम्बली तहलील होने की सूरत में 90 दिन होने ही होने हैं। ना कराने वाला आर्टिकल 6 लगता है। बट साहब, मैं माफ़ी चाहता हूँ, मैं रोक रहा हूँ। बाबर अवान साहब ने हमें ज्वाइन किया। थैंक यू वेरी मच बाबर अवान साहब। हजूर, हम ये अंदाज़ा लगा रहे कि ये जो मैं अमूमी सवाल भी पूछूंगा, खसूसी भी, अब ये जिस तरीके से अदलिया की तकसीम की बातें हो रही हैं और एक साहब को दोबारा से सियासत में बहाल करने की बजाय ये को काबिशें लगती हैं, ये वतन अजीज़ किस समत जा रहा है बाबर अवान साहब? थैंक यू वेरी मच काजी साहब, भट्टी साहब और GNN। देखिए, उससे पहले मैं 2 शॉर्ट बातें करना चाहता हूँ। पहला तो यह है कि आज 7 दिन हो गए हैं और उसकी कोई 3 हफ्ते पहले शादी हुई थी मिशवानी की, उसको उठा लिया गया है और कोई इदारा ये मानने के लिए तैयार नहीं है कि वो मेरे पास है, और अब अदालत ने कहा है कि मंडे को उसको पेश करें। तो ये सरजमीन बेआइन है, और सरजमीन बेआइन में जो शहरी वो अपने हुकूक के हवाले से भी, अपनी चार दीवारी के हवाले से भी बेआबरू हो रहे हैं सारी जगह के ऊपर। दूसरी बात यह है कि ये जो ब्लैकआउट किया जाता है जब कैमरा का, तो वो इफेक्टिव इसलिए नहीं होता कि जो हमारा सोशल मीडिया वो बड़ा स्ट्रांग है। तो अब इमरान खान को टोटल ब्लैकआउट करने के लिए इसको उठाया गया। इसके खिलाफ का एहतजाज भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कर रही है। अब आपके सवाल की तरफ मैं आता हूँ। इसके 2 हिस्से हैं। एक तो ये है कि ये हुकूमत जो इस वक्त बैठी हुई है, ये आधी रात के वक्त एक सुओ मोटो नोटिस किसी बेंच ने लिया था, उसकी ये पैदावार है। उसके नतीजे में ये मार्ज वजूद में आई है और वहां से इसकी आमद जो थी वो ट्रिगर हुई थी। और यही हुकूमत जो सुओ मोटो नोटिस के नतीजे में आई थी बरसर इक़्तिदार, जो हो रहा है, आपने कहा कि क्या हो रहा है, बेसिकली 2 काम हो रहे हैं। एक तो स्कीम के जरिए से और बाकायदा सिस्टमेटिकली फेडरेशन को कमजोर किया जा रहा है। मैं आपके सामने 2 मिसालें रखता हूँ आईनी। पहली मिसाल ये है कि पंजाब और KP 65% ऑफ द टोटल पॉपुलेशन, ये 65% लोगों की जो नुमाइंदगी सेनेट ऑफ पाकिस्तान में है, अगर भर वक्त इलेक्शन नहीं होते तो सेनेट ऑफ पाकिस्तान के लिए जो इलेक्टरल कॉलेज है वो मुकम्मल नहीं होगा इन दोनों सूबों का। ये नुमाइंदगी से महरूम हो जाएंगे। और जनरल ज़िया साहब के दौर के बाद पहली दफ़ा कॉन्स्टिट्यूशन 1973 का 12 अप्रैल को बनने के बाद पहली दफ़ा सेनेट टूट रहा होगा। एक बात। दूसरा ये है कि सदर का इंतखाब आपने करना है। सदर कोई किराए पे नहीं बिठाया जा सकता, आरजी को एक्सटेंशन नहीं दी जा सकती। वसीम सज्जाद साहब की मिसाल इसलिए दुरुस्त नहीं होगी, इसलिए कि उस दौर में कॉन्स्टिट्यूशन टूटा हुआ था। अब सो टू से कॉन्स्टिट्यूशन बेआइन सरजमीन के ऊपर अगर टूटा हुआ नहीं है और अगर कोई छुपा हुआ अंदर कोई और निज़ाम नहीं है इस निज़ाम के अंदर, तो फिर तो वक्त पे इलेक्शन होने चाहिए, ताकि ये सदर का ओहदा जो है, जो फेडरेशन का एक हेड से ऊपर वाला हेड है, जो फौज का भी सरबराह है, रियासत का भी सरबराह है, और उसका एक पेरेंटल सा रोल होता है हर रियासत के अंदर, ये 2 चीजें हो जाएंगी। तीसरा, ये जो आपने कहा जी तकसीम हो रही है, ये तकसीम है एक्शन रिप्ले तकरीबन जो हुई थी। असद अली केस था, उसके लिए तारड़ साहब और एक सेनेटर साहब थे, उनके ऊपर लगा था इल्जाम। अब वो फौत हो गए हैं तारड़ साहब कि जी वो ब्रीफ केस कोई वहां पे गए और एक असद अली को किसी ने नहीं देखा वो कौन है, और उस असद अली मालिक, उसके केस में एक जजमेंट आ गई और वो तकसीम जो थी वो सामने आ गई। मैं दुआ भी करता हूँ और कोशिश भी कर रहे हैं कि इस तरह की कोई तकसीम, हमारी वकला की ख्वाहिश है कि ना हो, लेकिन तकसीम तो खुल के सामने आ गई है। अब एक चीज जो समझने वाली है वो ये है कि मुझे ये समझ नहीं आ रही कि इस केस पे इतना वक्त क्यों लगाया गया। एक जजमेंट पहले से मौजूद है, दोनों साइड्स कह रही हैं। जो डाइसेंट करने वाले जज हजरात हैं उन्होंने भी कहा कि एक जजमेंट पहले से मौजूद है,
और वो जजमेंट क्या थी? वो जस्टिस जवाद की जजमेंट जब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के सामने गई और उन्होंने उसको इंडोर्स किया एक दफा फिर, यानी रीइटरेट कर दिया, तो उसके बाद तो सिर्फ ऑर्डर देना था कि ये जो इलेक्शन कमीशन है इसके पास ये फॉर्मुलेट भी हुआ क्वेश्चन जब 5 जजेस बैठे हुए थे, और फिर वो बहुत लंबा होता चला गया। इसलिए इस हेयरिंग को होना चाहिए था शॉर्ट, और इसको होना चाहिए था रिलेटेड टू द क्वेश्चन विच वाज फॉर्मुलेटेड इन द कोर्ट। अब ये है, अच्छी बात ये है कि अभी तक बेंच बैठ रहा है। कल उम्मीद है कि, और कहने के मेरे नज़दीक बतौर वकील कहने के लिए किसी के पास नई बात कोई भी नहीं है, वो रीइटरेट करना और उसको दोबारा दोहराना और 6 12 4 12 और 10 12 और 50 12 उसको दोहराने वाली बात ही रह गई है। लोग जो हैं इस वक्त इतने तंग हैं। मैं आपके शहर में लाहौर में रह के आया हूँ कोई तकरीबन 1.5 दिन, तो हर आदमी और ख़ास तौर पे वकला, वो 30 को आप समझ लें कि एक रेड लाइन है, एक डेड लाइन है। अगर 30 को अप्रैल को इलेक्शन नहीं होते गिवन डेट के ऊपर, तो फिर आप कोई लीडरों का इंतज़ार लोग नहीं करेंगे, और जो ट्रेडिशनल लीडरशिप है बाकी जगह भी उसका भी इंतज़ार किसी ने नहीं करना। लोग अपने आइन को ये गिद्धों के हवाले बिल्कुल भी करने वाले नहीं हैं। एक बात और कह के मैं आपका सवाल लेता हूँ कि मुझे आप ये बता दें, कोई बता दे, आप तो उन लोगों में से, बाहिम्मत लोगों में से, जो इस ब्लैकआउट के बावजूद एक नन्ना मुन्ना दिया या मोमबत्ती अपनी तरफ से जलाने की कोशिश करते रहते हैं, कि पाकिस्तान वो दुनिया का वाहिद मुल्क है जिसके अंदर आईनी इदारे कह रहे हैं कि हम वो आईनी इदारा जिसकी जिम्मेदारी है कि वो कोई आईनी हुक्म दे, और पाकिस्तान में कोई ऐसा इदारा दूसरा नहीं है। ना चीफ एग्जीक्यूटिव है, ना प्रोविंशियल चीफ एग्जीक्यूटिव है, ना ब्यूरोक्रेसी है, ना इलेक्शन कमीशन है, जिसके बारे में ये कहा गया हो आइन में कि अगर कोई वो कानून का नुक्ता उसको इनिशिएट करते हैं, यानी वाजे करते हैं या बनाते हैं या उसके ऊपर कोई जजमेंट देते हैं, तो वो सारी जुडिशियल अथॉरिटी और एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी के ऊपर वो लागू होगा। इसके बावजूद एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी मानने से इनकारी है। जुडिशरी की जो सूरत हाल है इंतहाई अफसोसनाक वो भी हो गई। अच्छा बाबा साहब, गुजारिश है, बादियुल नजर में तो ऐसा ही लग रहा है पाकिस्तान में आइन तलाशे गुमशुदा है। ये शरीफ फैमिली ने आइन को गुलाम बना के रखा है, अपनी मर्जी की तहरीर इससे ले लेते हैं। अब कल जो इन्होंने तरमीम की उस पर यह भी कहा जा रहा है कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उमर अता बंदयाल साहब, जो इस वक्त एक उम्मीद की किरण है, उन पर भी दबाव है कि वो इस्तीफा दे दे। तो वकला बरादरी कब बाहर आएगी? बादियुल नजर में 90 दिन तो गुजर रहे हैं, 30 तारीख को हुकूमत का तो कोई प्रोग्राम नहीं इलेक्शन कराने का। देखिए, अभी तो सब जुडिस के प्रिंसिपल है, उम्मीद है कल जजमेंट आ सकती है। जिस तरह मैंने पहले अर्ज कर दिया था, मैं दोहरा देता हूँ जिन्होंने नहीं पहले हमारी बात सुनी, कि इसमें कोई नई बात क्या है जो कोई कहेगा खड़े होके। एक हुक्म है अदालत का, और आखिरी अदालत है जिसने हुक्म दिया है, सारे उसके पाबंद है। पाबंद कहते हैं कि जी हम पाबंदी नहीं करेंगे, उसके ऊपर ऑर्डर आना चाहिए। दूसरा जो आपने कहा वो बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। कल वकला ने पहली दफा वकला कन्वेंशन, उसको भी मैंने जाके ज्वाइन किया, और जो वकला कन्वेंशन है उसके बाद अब वकला यहाँ पे रुकेंगे नहीं, ये बात आगे बढ़ेगी। जो असल इशू है वो ये है कि पहले अदालत की तरफ से क्लैरिटी आना जरूरी है कि जिस जजमेंट के बारे में जो इबाम पैदा किया जा रहा है उसके ऊपर वो क्लैरिटी आ जाए। और फिर जो पाकिस्तान में इस पे कोई तकसीम वो जो ग्रुपों वाली है वो भी नहीं रही। कल जिस ग्रुप की तरफ से ये फंक्शन किया गया था उस ग्रुप से मेरा कोई ताल्लुक नहीं है, जो वकीलों के अंदर हमारी बार एसोसिएशन में होती है। लेकिन जहां आइन की बालादस्ती की बात आएगी, दस्तूर बचाने की कोशिश की बात आएगी, तो वहां हम जो छोटी तकसीम है उसमें बिल्कुल भी नहीं पड़ेंगे। हमें बड़ी तकसीम यही है कि एक तरफ वो लोग खड़े हुए हैं जो कहते हैं कि पाकिस्तान एक आइनी निज़ाम रखने वाला मुल्क है और आइन के तहत इसको चलना चाहिए। दूसरे कहते हैं कि गुमशुदा अफराद इसको और नामालूम अफराद इसको, या जो बैरून मुल्क बैठे हुए अफराद इसको, या कोई बैनुल अक़वामी ताकत के जो गुमाश्ते हैं वो इसको चलाएंगे। ऐसा नहीं हो सकता। एक जो इम्पोर्टेंट लम्हा आ गया है वो ये है कि इलेक्शन अगर नहीं होते, आप फर्ज कर लें, तो फिर मैंने कल वकला कन्वेंशन में भी, और वकला ने मेरा साथ दिया इस बात में बहुत जोरदार तरीके से, मैंने ये बात कही थी, ये वो मुल्क है जिस मुल्क में पहला जो आया उसने 3.5 साल लगा दिए, उसने कहा मैं इलेक्शन कराऊंगा। दूसरा जो आया उसके बाद उसने 10 साल लगा दिए, कहा इलेक्शन कराऊंगा। तीसरा जो आया उसने तकरीबन 3.25 साल लगा दिए, उसने कहा मैं भी इलेक्शन कराऊंगा। चौथे जो आए वो 11.5 साल बैठे रहे, जो पांचवें आए वो 9.5 साल बैठे रहे।
एक दफा कौम को मैं बताना चाहता हूं कि ये इलेक्शन एक दिन के लिए भी अगर आगे चला गया तो उसका मतलब ये होगा कि पाकिस्तान का आईनी निजाम खत्म हो गया और उसको रोल बैक कर दिया गया है। इसलिए कि 90 दिन के लिए ये हुकूमत आई है जो आरजी हुकूमत है, जिससे आप कह रहे हैं कि फलां तारीख को खत्म हो रही है। आई टोटली एग्री विद यू। उसके बाद जो निजाम होगा वो गैर आईनी होगा। गैर आईनी निजाम के खिलाफ फिर लोग अपनी मर्जी की मजामत करेंगे, फिर हमारी तरफ कोई नहीं देखेगा। और हम जो रूल ऑफ लॉ के लिए रोज बात करते हैं, मार भी खा रहे हैं, जेलों में भी जा रहे हैं, हथकड़ियां भी पहन रहे हैं, मुंह के ऊपर काले कपड़े भी डलवा रहे हैं, हमारे घरों के ऊपर छापे हो रहे हैं, और हर तरह से पाकिस्तान के लोगों को जिस तरह से ये बताया जा रहा है कि वो किसी मकबूजा इलाके में रह रही है, आजाद मुल्क नहीं है, उसके बाद फिर सूरत हाल किसी के काबू में नहीं रहेगी। जो दूसरी बात है इसकी आपके सवाल के अंदर, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। वो ये है कि पाकिस्तान में क्या हम इस पोजीशन में है कि दोबारा कोई आईन हम तरतीब दे सकें? क्या हम इस पोजीशन में है कि उसके बाद फेडरेटिंग यूनिट्स को हम मुत्तहिद कर सकें? क्या हम इस पोजीशन में हैं कि लीडरशिप उस दर्जे की आपकी है और असेंबली नुमाइंदा असेंबली है जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है, कोई नए तरीके से आइन लिखेगी? अगर आपने ये प्रोग्राम बना लिया है कि आप बर्मा की तरह से वन पार्टी सिस्टम लाना चाहते हैं जहां उन्होंने अपने चमचे बिठाए हुए थे, और वो चमचे जो थे उसमें जो वहां के जनरल्स, 2 जनरल्स थे, उन्होंने 48 में बर्मा आजाद हुआ था, उनकी जो हुकूमत का अर्सा है वो मुल्क की उम्र के बराबर है, 100% बराबर है उसके। हमारे यहाँ ये निजाम नहीं चल सकता इसलिए कि आइन है। और जो इस वक्त ट्रायल के ऊपर कौन है? 2 लोग इस वक्त ट्रायल के, पाकिस्तान के सारे इदारे ट्रायल के ऊपर हैं, और बतौर खास जो अदलिया है जिसने हमेशा ये कहा कि हम कस्टोडियन है, कस्टोडियन साबित करने का कि आप कॉन्स्टिट्यूशन के हैं, ये वक्त आ गया। अच्छा, ये फरमाइएगा बाबर रहमान साहब, अगर सुओ मोटो पे अपील का हक है तो क्या फिर वो जो सुओ मोटो था 9 अप्रैल वाला, उस पर भी तो अपील का हक हो सकता है? देखिए, पहले मैं ये आपको बता दूं कि कोई कानून पाकिस्तान में आइन के अंदर पाबंदी है, आप गूगल करके देख लें। पाकिस्तान में कोई कानून भी रिट्रोस्पेक्टिवली, यानी पिछली तारीख से मुअस्सर बे माजी, जिसके लिए उर्दू में लफ्ज इस्तेमाल किया जाता है काजी साहब और भट्टी साहब, वो नहीं बनाया जा सकता। आइन में लिखा हुआ है सिर्फ एक कानून को मुअस्सर बे माजी बनाया जा सकता है, और वो लिखा हुआ है 1956 से ये शुरू हो सकता है जब पाकिस्तान का पहला आइन टूटा था, और वो है आर्टिकल 6 के अंदर अगर कोई जुर्म आता है, हाई ट्रीजन पनिशमेंट एक्ट 1973 एज अमेंडेड इन 76, उसके नीचे अगर आता है तो फिर तो मुअस्सर बे माजी कानून साजी हो सकती है, दूसरी कोई कानून साजी नहीं हो सकती मुअस्सर बे माजी। एक आपने जो कहा, ये सीधा सीधा नवाज शरीफ जो कह रही थी ना, और उनकी बेटी कह रही थी जो कि हमें लेवल प्लेइंग फील्ड दें, तो किसी ने उसको कहा कि पहले तो फिर 3 बार इमरान खान को बनना चाहिए वजीर आजम। वजीर आजम जो फिर इसकी जगह आना चाहता है उसकी टांग में फिर कोई गोली भी जाके लगा दे, और फिर जो इसकी जगह आना चाहता है उसके ऊपर 143 कोई 143 पर्चे को करे, फिर इसकी जगह जो आना चाहता है उसके 41 पर्चे उसके खिलाफ दहशतगर्दी के होने चाहिए। आप जरा देखिएगा, मैं एक रुक के आपको दहशतगर्दी की सिर्फ एक बात, पाकिस्तान ने कितनी कुर्बानियां दी, 80,000 से ज्यादा हमारे लोग शहीद हुए, जिसमें हमारे फौज के बच्चे शामिल हैं, पुलिस के बच्चे शामिल हैं, मदरसों के बच्चे शामिल हैं, स्कूलों के बच्चे शामिल हैं, हमारी बहू बेटियां शामिल हैं, उसमें हमारे जवान शामिल हैं, शहरी कोई तबका नहीं बचा जिसने कुर्बानी ना दी हो। अब जो कहा जा रहा है 450 आदमी मुल्ज़म है, वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद जो 27 किलोमीटर का टोटल इलाका है, घूम फिर के आप देखेंगे वैसे 7 किलोमीटर बनता है दरमियान में से, और जिसकी आबादी 2 मिलियन है, 2 मिलियन में 450 दहशतगर्द हैं। ये आज की हुकूमत का ये तोहफा दिया गया है पाकिस्तान को। अब अगर कोई जाना चाहे फैटफ के पास, अब अगर कोई जाना चाहे इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट के पास, अब अगर कोई जाना चाहे अक़वाम मुत्तहिदा के पास, अब अगर कोई जाना चाहे किसी और इदारे में, वो कहेगा इनका अपना केस पाकिस्तान की मौजूदा जो इस्टेब्लिशमेंट है सियासी, उसका केस ये है कि हमारे शहर में रहने वाले 450 सर्टिफाइड FIR के जरिए, जिस तरह नवाज शरीफ सर्टिफाइड करप्ट आदमी है आज की तारीख तक, जिस तरह मरियम आज की तारीख तक सर्टिफाइड झूठी खातून है, जिस तरह शहबाज शरीफ सर्टिफाइड आज तक ऐसी मर्ज का मरीज है जिसका किसी को कोई पता नहीं चल सका, वो ऑपोजिशन में होता है और उसको पीछे कहीं दर्द हो जाता है, जो ही निकलता है वो सीधा होकर खड़ा हो जाता है। तो ये वो हालात हैं जिनके अंदर पाकिस्तान को ये एक तरह से डूम्सडे की तरफ खींच के ले जाया जा रहा है। एक पहलू था ये मैंने जो आपके लिए रखा, भट्टी साहब, काजी साहब आपके सामने, एक और पहलू आपके सामने मैं रखना चाहता हूँ। इन मुकदमात के हवाले से अगर आप पूरे नंबर्स निकालें
तो फेडरेशन के सिर्फ 2 यूनिट्स के अंदर, इसके अंदर जीबी शामिल नहीं है, इसमें एजेके शामिल नहीं है, इसमें बलूचिस्तान शामिल नहीं है, इसमें सिंध शामिल नहीं है। 4,500 लोग वो हैं जो दहशतगर्द हैं सर्टिफाइड। किधर गई वो आपकी जो 780A के अंदर जो कुछ आप करते हैं और 680A में कि जाके थानों में हाजिरी लगाओ, बताओ तुम जब शहर से बाहर निकलो और आप सर्वेलेंस कहते हैं तो मुझे बताएं जरा 6,500 के ऊपर सर्वेलेंस करके मुझे दिखा दें। तो इस रियासत को पहले बनाना रिपब्लिक बनाया गया था, अब पाइनएप्पल रिपब्लिक ऑफ शरीफ बन गई है। और ये जो कुछ हो रहा है उसके पीछे मैं नहीं समझ सकता कि अगर मुझे और आप दोनों को, तीनों को पता, हमको और कौम को पता है तो बाकी किसी को पता ना हो कि इसके पीछे प्लान क्या है। इसके पीछे जो प्लान है वो डार ने बता दिया है, उसकी तरदीद कर दी है। इस वक्त अमेरिका बोल चुका है, इस वक्त आपके हक में अक़वाम मुत्तहिदा का सेक्रेटरी जनरल बोल चुका है, एमनेस्टी इंटरनेशनल बोल चुकी है, इस वक्त आपके लिए क्रिस्टीना लैम्ब बोल चुकी है, इस वक्त आपके लिए जो ह्यूमन राइट्स की जितनी ऑर्ग्स हैं ग्लोबल वो सारी की सारी बोल रही हैं कि पाकिस्तान को आईनी रास्ते से हटा के किसी गैर आईनी और मावराए आईन निज़ाम की तरफ धकेला जा रहा है। ये वो गवर्नमेंट है जो कहती है हमें मजबूरन बैठना पड़ा, ये वो गवर्नमेंट है जो कहती है कि हमारे केसों में हमें सजा हो जाती, हम तो बैठे तो हमने अपने केसेस जो थे वो खत्म कर दिए। तो इसलिए मेरा ये ख्याल है कि सदर साहब को इसमें रोल प्ले करना चाहिए और सदर साहब के पास 2 रोल्स हैं। पहला रोल तो ये है कि ये चूंकि सुप्रीम कोर्ट के इंटरनल इन्होंने जो रूल्स हैं वो बनाए हैं थ्रू द एक्ट ऑफ पार्लियामेंट, आर्टिकल 184 और 191 का हवाला देकर, वो एम्पटी एरिया ऑफ लेजिस्लेशन के लिए होता है। मुझे सारे बिल के ऊपर मैं तबसरा नहीं करता, मैं आपको सिर्फ जो 7 है उसका निकाल के जरा देख लीजिएगा मेरे साथ, 7 गूगल करके देख लीजिएगा। जो सेक्शन 7 है वो सेक्शन 7 2 बातें कहता है। पहली बात वो ये कहता है कि सुप्रीम कोर्ट के रूल्स हमने बदल दिए। काजी साहब, आपके इलाके में बिजली महंगी है? जी यकीनन। तो नेपरा के रूल्स बदलो ना, लोगों को सस्ती बिजली दो ना। भट्टी साहब, आपके इलाके में डीजल महंगा है? हमारे इलाके में एक करप्शन आम है, नवाज शरीफ वज़ीर आज़म में इश्तिहारी मुल्क से भागा हुआ, उसकी बेटी 2 साबिक चीफ जस्टिस साहबान की पीटीवी पे तस्वीरें चलाती है, 2 हाज़िर सर्विस सुप्रीम कोर्ट के जज साहबान की चलाती है, उसे कोई नहीं रोकता। तो अगर कोई इंडिपेंडेंट मीडिया रोल अदा करना चले तो उनका गला दबा देते हैं। बाबा रवान साहब, हम साहब ही कहाँ जाए, हमारी भी तो रहनुमाई करें। अब मैं डीजल और तेल की मैं बात कर दूं, फिर मैं आपसे भी गुजारिश करने लगा हूं, डीजल और तेल आप कोगरा के क्यों नहीं रूल्स ठीक करते कि जिस कीमत पे सारी दुनिया में बिक रहा है उस कीमत पे लोगों को, पाकिस्तान के लोगों को भी वो सहूलत दो। इंसान समझो इनको, पाकिस्तानी समझो, अपने समझो, दुश्मन ना जानो, दहशतगर्द ना इनको बनाओ। दूसरी बात जो आपने कही, कितने इदारे हैं और जिनके इस वक्त मसलन मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस है, उसकी तरह इंटरनल रूल्स हैं, उनके ऊपर आप लेजिस्लेशन करके दे दें। पाकिस्तान के अंदर 3 सर्विसेज हैं, जुडिशल सर्विस को आपने हाथ लगाया, तीसरा रूल्स आप सीडीए के रूल्स आप नहीं बदल सकते अपनी मर्जी से, उससे आपको पूछना पड़ता है। पहला जो सदर के पास रास्ता है कि वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के चीफ जस्टिस को भेजें और पूछें कि आपकी कोई इसके ऊपर ओपिनियन है तो वो बता दें। दूसरा रास्ता ये है कि वो ये कहें कि ये चूंकि 184 है, 184(3) के अंदर उन्होंने खुद लिखा है कि ये इख्तियार है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को, रूल्स का इख्तियार नहीं है, 184(3) का इख्तियार है सुओ मोटो नोटिस। तो उसके ऊपर वो अगर करना चाहते हैं अमेंडमेंट, तो मेरी जो एज अ ज्यूरिस्ट जो ओपिनियन है, फॉर्मर लॉ मिनिस्टर, को ऑथर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, एज अ जो मेरी ओपिनियन है, सीनियर एडवोकेट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, मेरी जो ओपिनियन है वो ये है कि आप सिर्फ 238 और 239 में जा सकते हैं, 2/3 मेजॉरिटी से बदल सकते हैं। कुछ चीजें ऐसी हैं जिनके बारे में बारे मुतालबा करती रही हैं, लेकिन ये कहाँ पे लिखा हुआ है कि आप एक मुजरिम को फायदा देने के लिए टेलर मेड और पर्सन स्पेसिफिक वो आप आइन बनाएंगे। अब जो केसेस इसमें खुलेंगे मुअस्सर बमाजी, उनमें तो इनकी बुनियाद हिल जानी है अपनी, इसलिए कि जो आधी रात को अदालत खुली थी और सुओ मोटो नोटिस हुआ था, उसमें तो हमें कोई रिलीफ नहीं मिला। उसके बाद तो अपील तो फिर उसकी भी पूरी सुननी चाहिए, वो जरा दोबारा से खोलें। अगर आप वो खोलेंगे तो आइन तोड़ने वाला फिर कौन कौन उस लिस्ट में किस किस महकमे से और किस किस इदारे से आएगा और उसका साइज क्या होगा और उसका ओहदा क्या होगा, ये भी आप देख लें। तो इसलिए मेरा नहीं ख्याल कि ये कुछ और चाहते हैं। हम एक सादा सवाल कौम के सामने इमरान खान ने रखा है, मैं भी वही रखना चाहता हूँ, हमें इलेक्शन की तारीख दो। इसमें 5 लफ्ज हैं टोटल, तारीख दे दी गई है, उसके ऊपर इलेक्शन कराओ। अब 1-2 बहाने ये लगा रहे हैं कि हमारे पास माल नहीं है, दूसरी तरफ अभी जो
लोगों को जो सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है एक और उसकी खिलाफ वर्जी करके ये अपने MNAs को पैसे देने के लिए इन्होंने एक एक मिनिस्ट्री को, मिसाल के तौर पे जो फजलुर रहमान साहब के बेटे की मिनिस्ट्री है उसको 225 करोड़ दिया गया, अभी घंटा पहले वो मंजूरी हुई है। बाकी मिनिस्ट्रियों के पैसे आप निकाल के देख लें। तो ये सिर्फ इलेक्शन के लिए पैसे नहीं रहे, फिर कहते हैं सिक्योरिटी हम नहीं दे सकते। जिन इदारों के बारे में आइन और कानून में लिखा हुआ है कि वो इंटरनल डिस्टर्बेंस के ऊपर सिक्योरिटी देंगे, वो डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस बुलाएगा तो उनको आना पड़ेगा, DC की जरूरत भी नहीं है, SP की भी जरूरत नहीं है। और जिन इदारों की ये ड्यूटी है कि वो मावराए बॉर्डर और इंटरनल सिक्योरिटी देंगे, वो एक इदारा नहीं है सिर्फ, वो 7 इदारे टोटल बन रहे हैं। वो कैसे कह सकते हैं हम आपको नहीं सिक्योरिटी दे सकते? वो कहते हैं हम अपना काम नहीं करेंगे, वो एक घर की गुलामी करेंगे हम। और साहब ये रहनुमाई फरमाए, ये जो कल उन्होंने कानून पास कराया है जो तमाम आईनी माहिरीन आप जैसे साहब कहते नहीं, क्या आप इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे या जैसे ये कर रहे हैं होता जाएगा का सिलसिला? देखिए, ये कानून जब असेंड होगा, अभी तो देयर आर मेनी स्लिप्स बिटवीन कप एंड द लिप्स। इसमें से वो हिस्से जो आइन से मुतसादिम है, वो हिस्से डेफिनेटली अगर कोई जाता है तो वो चैलेंज किए जा सकते हैं, लेकिन एक पहले कानून अभी नहीं बना। सेनेट ने अभी इसको पास किया है और सेनेट ने भेजा है सदर साहब को, तो 2 हफ्ते सदर साहब के पास हैं। और इस दौरान एक दूसरा रास्ता ये है कि चीफ जस्टिस को आइन इख्तियार देता है कि वो अगर कोई सवाल इस तरह से आए पब्लिक इंपॉर्टेंस का, तो वो भेजा जा सकता है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को। तो ये 2 मेरे ख्याल में अभी इंतजार करके फिर मैं कोई ओपिनियन दे सकता हूं इसके ऊपर। लेकिन जो कुछ भी आइन से मुतसादिम है, मसलन मैं आपको मिसाल देता हूं, आइन में लिखा हुआ है 90 दिन में इलेक्शन होंगे, 1 घंटा ऊपर हो गया तो 91 दिन आइन सबूताज हो गया। दूसरा ये है कि आइन में लिखा हुआ है कि जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान है उसको 184 के नीचे लार्जर पब्लिक इंपॉर्टेंस का कोई क्वेश्चन आए तो वो इख्तियार वो इस्तेमाल कर सकता है। तो इसकी हद तक फिर अगर कोई अमेंडमेंट करनी है तो वो आइन में ही जाएगी ना। मेरी समझ में ये नहीं आता कि किस तरह से आईनी दफा के अंदर, आर्टिकल के अंदर अमेंडमेंट करते हैं और सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन जो आइन से नीचे तरीकाकार है उसके मुताबिक ये करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन ये फाइनल इसके ऊपर कोई ओपिनियन तब बनेगी जब एक कल या जब भी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान अपनी जजमेंट दे और दूसरा सदर असेंट देते हुए वो क्या मौक़िफ़ तहरीरी तौर पे इख्तियार करते हैं। अच्छा, वन लास्ट क्वेश्चन, ये समझते नहीं है कि ये फैमिली स्पेसिफिक लॉज क्या अब हम एक ओलिगार्की मुकम्मल तौर पर बन जाएंगे? अगर ये 90 दिन गुजरते हैं तो फिर हमारी किस्मतों का एक चंद खानदान फैसला करेंगे? हमारी किस्मतों का चंद फैसला करेंगे, वो फैसला करेंगे, वो पाकिस्तान के दौरे पे आएंगे, पाकिस्तान से बाहर लूट के ले जाते रहेंगे और कौम खड़ी तमाशा देखती रहेगी। मेरे ख्याल में जिस बड़े पैमाने पे जो यंगस्टर्स हैं वो जा रहे हैं, एक छोटा ग्रुप है प्रोफेशनल यंगस्टर्स का, 60 लोगों में से इस महीने में 60 लोगों में से 25 लोग बाहर गए। ये अभी रोजे के वक्त की बात है, छोटा ग्रुप है, उन्होंने मुझसे बात की है। तो ये भागने से मुल्क के मसाइल हल नहीं होंगे। पूरी कौम को जिस तरह आप खड़े हैं, जिस तरह हम खड़े हैं, इंशाल्लाह खड़ा होने पर, और मुझे पूरी उम्मीद है कि लोग खड़े होंगे, इसलिए कि साबित हो गया लाहौर में जो पाबंदियां थी, गलियों तक पाबंदियां थी, इसके बावजूद लोग खड़े हुए। और अगर ये वक्त गुजरता है तो लोगों को पता है आइन ना रहा तो उनकी जिंदगी आराम है। बहुत शुक्रिया बाबर अवान साहब, आपने हमें एनलाइटन किया। वेरी मच फॉर योर वैल्यूएबल कंट्रीब्यूशन टू आवर शो। एक ब्रेक है, अल्लाह करे कि हम डेमोक्रेसी ही रहें, मगर बड़ा मुश्किल वक्त है, हालात बड़े तकलीफदेह हैं। ब्रेक के बाद गुफ्तगू जारी है, हमारे साथ ही। वेलकम बैक। अच्छा भट्टी साहब, आम तौर पर तो बड़े सख्त लहजे में बात करने के आदी हैं राना सनाउल्लाह साहब, मगर वो ग्रैंड डायलॉग की बात कर रहे हैं और उनका शॉर्ट सुनवाता हूँ आपको, फिर इस पर हम आपका तरजीह लेते हैं। सुनाएं जी। जब वो गवर्नमेंट में रहा है तो इस मुल्क की इकॉनमी को का बैठाने के लिए जो है उसने हर दिन जो है वो मेहनत की है। अब इसमें ये सिर्फ 2 लाइनें लिख के दे दे वो मैं अमन चाहता हूँ और मैं वो मामला को हल करना चाहता हूँ, इस तरह से तो मामले हल नहीं होंगे। इसके लिए
एक ग्रेटर डायलॉग की ज़रूरत है जिसमें हुकूमती पोजीशन की तमाम जमातें हों, जिसमें इस्टेब्लिशमेंट भी हो और जिसमें मैं समझता हूँ कि जुडिशरी भी हो। जी भट्टी साहब, आपने सुना कैसे साहब ये वज़ीर दाखिला हैं। मुझे आईने पाकिस्तान जिसकी हर लोग हम कसम खाते हैं या जिसकी ओथ लिया होता है, ये कहाँ लिखा है कि इलेक्शन कराने के लिए जुडिशली इस्टेब्लिशमेंट, हुकूमत और अपोजिशन बैठे। और भाई जो हुकूमत बने हुए मुल्क के आइन को तोड़ रही है, सुप्रीम कोर्ट का हुक्म नहीं मान रही, डू यू थिंक वो डायलॉग से मान जाएगी? जिस बंदे पर आपने 146 मुकदमा दर्ज करा दिए बाबर मान साहब के मुताबिक, जिसमें 40 दहशतगर्दी के मुकदमात हैं, आप कौन से डायलॉग की बात कर रहे हो? आप बना हुआ आइन जिसकी वजह से ये पाकिस्तान का हर खासो आम को एक हकूक देता है, आप वो नहीं मान रहे। काजी साहब मुझे बताया ना, सवाल सिर्फ इतना है, असम्बलियाँ तहलील होने की सूरत में 90 दिन में इलेक्शन इन एवरी कंडीशन होने चाहिए, ये आपका आइन कहता है, ये सुप्रीम नहीं। भट्टी साहब, मुस्बत नताइज अगर नहीं निकलेंगे, देखें ना, ज़िया-उल-हक साहब कहते थे भाई इलेक्शन तब करवाएंगे जब मुस्बत, ये मुस्बत नताइज क्या होते हैं? मुझे आइन में इलेक्शन कराने के लिए कहीं ग्रेट डायलॉग का लफ्ज दिखा दें, और ये जो खुद नोटिस की पैदावार है, अब उसके खिलाफ तरमीम करते हैं। अच्छा, अब कह रहे हैं चीफ जस्टिस साहब के अख्तियारात महदूद कर रहे हैं, कल को आर्मी चीफ के भी कह देंगे वो अकेला पोस्टिंग नहीं कर सकता, डीजी चेयरमैन एफबीआर के बारे में भी कह देंगे, स्पीकर के बारे में भी कह देंगे जी ये अकेला इसको फ्लोर। ओलिगार्की इसी को कहते हैं। नहीं, मैं तो बता रहा हूँ ये ओलिगार्की बन रही है, ये डेमोक्रेसी ट्रांसफॉर्म हो रहा है। कल को चेयरमैन एफबीआर है, क्या उसको ये हुकूमत कहेगी तुम ये पोस्टिंग ट्रांसफर नहीं कर सकते, हम करेंगे? अदारे जो इंडिपेंडेंट है, चेयरमैन एफबीआर शरीफ आदमी, मैं उनके खिलाफ बात नहीं करना चाहता, और किसी इदारे को, सुप्रीम कोर्ट को तो आपने बख्शा नहीं, चौकों चौराहों में ले आए मौजूद लोगों को। एक शरीफ आदमी हमारे चीफ जस्टिस हैं, कितना खौफनाक दबाव होगा। अब अपने तारीख के सामने खड़े हैं, अपने लगड़ बगड़ और चमचे कच्चों के जरिए कह रहे हैं कि वो रिजाइन दे दे। वो क्यों भाई रिजाइन दे? एक बंदा सीना देना रिजाइन, कानून के लिए खड़ा है, आइन के लिए खड़ा है, वतन अजीज के लिए खड़ा है। कभी आप जाजुल एहसन पे करते हैं, कभी मज़ाहिर नक़्वर तनकीद करते हैं। आपको चाहिए कौन सा जज? पहले ये मुझे बता दें, हम जस्टिस क़य्यूम अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद करे, कैसे उन्हें लाएं? कादी साहब 1997 में फिजिकल हमला हुआ था, ये उससे खौफनाक हमला है, इसके कुछ इशारात मुझे मिले हैं, लेकिन हम बात ये जरा दोहराइएगा। 1997 पे फिजिकल हमला हुआ था, ये उससे कई गुना खतरनाक हुआ। इस कमरे की प्लानिंग, बंद कमरों में और बंद कमरों तक पैगाम दिए गए हैं लोगों की खतरनाक नताइज तक ले जाने के लिए। ये जो एतजाज अभी उन्होंने कहा था, ये सरजमीन बेआइन है। यहाँ अगर चीफ जस्टिस को में तहफ़्फ़ुज़ नहीं, अगर उसके हकूक लिए जा सकते हैं, ये कल को तो हर एक को कहेंगे कि जी इसके पास तो आइन में इख्तियार ही नहीं है, ये 3 बंदे तैनातियाँ करे। एक आईजी, छोटी सी मिसाल दे रहा हूँ, सूबे का, पंजाब का है, केपी का है, उसका हक है कि आरपीओ लगाना, डीपीओ लगाना। यार क्या कर रहे हो आप? एक इलेक्शन से इमरान खान से भागने के लिए मच्छरों की तरह इधर उधर हर एक को काटते फिर रहे हो। छोड़ दो यार। कैसा कौन सी रॉकेट साइंस है मुझे बताया ना, अदब एहतराम से। कैसा भट्टी साहब, अदलिया ने भी इस काम को बड़ा लंबा खींच लिया। मेरी बात सुने, यहाँ बट आपने बड़े अरसे से क्राइम रिपोर्टिंग भी की है, कौन सी रिपोर्टिंग आपने नहीं की? ये सारे जराइम जो है वो तो फिर बड़ों की छत्र छाया के नीचे होते हैं ना। जब इदारे जो हैं वो जराइम की तहफ़्फ़ुज़गाहें बन जाएं तो फिर मुल्क नहीं चला करते, फिर ऐसे ही चलेगा, प्लाटों पे कब्जे। अच्छा भट्टी साहब, मैं माफ़ी चाहता हूँ, मैं एक अहम शख्सियत जनाब फॉरेक्स एक्सचेंज एसोसिएट चेयरमैन जनाब मलक बोस्तान साहब ने ज्वाइन किया। थैंक यू वेरी मच सर। मैं क्विकली आऊँगा। आज आपने एक बड़ी ऑफ़र की है कि अगर आप कुछ शराइत मान ली जाएँ तो $12 बिलियन तक आप ख़जाने में डालने में मदद कर सकते हैं या डाल सकते हैं। पहले तो बताएं वो शराइत क्या हैं, और ये भी बताइएगा कि ये किस तरीके से पैसा हुकूमत को आप फराहम कर पाएंगे। जनाब मलक बोस्तान साहब। हमने कोई शराइत नहीं लगे, कोई कंडीशन नहीं लगी। हमने सिर्फ इतना कहा है कि 98 में जब पाकिस्तान ने एटमी धमाका किया तो उस वक्त यही हालात थे, और मैंने $10 अरब इकट्ठे करके दिए थे गवर्नमेंट को बाहर के पाकिस्तानियों से। तो अब दोबारा मैं पाकिस्तानियों से बात की, उन्होंने $12 अरब सालाना और $1 अरब माहाना देने की पेशकश हमारी उन्होंने कबूल की है, और उन्होंने कहा जी आप हमें जब भी कहेंगे हम दे देंगे, अकाउंट टू अकाउंट ट्रांसफर कर देंगे। और स्टेट बैंक और डार साहब को मैंने फिर मीटिंग की, उनको लेटर भी दिया, ये ऑफर भी दी। 6 महीने पहले की बात है ये।
और अभी तक उन्होंने इसको एक्सेप्ट नहीं किया, क्योंकि उनकी जब तक ये इजाज़त नहीं, हम डायरेक्ट वहाँ से किसी से ले नहीं सकते। तो ये बड़ी तुर्की ने कि इसके ऊपर अमल भी किया है, तो आपने खबरें भी पढ़ी होंगी। तुर्की के सदर एर्दोगान ने खुद अपनी कौम से कहा था कि डॉलर का रेट जो है आप हमें इस रेट पे सिलेंडर करें और इसके बाद डॉलर का रेट का बढ़ेगा तो हम आपको डिफरेंस पे करेंगे। आप इस खौफ से डॉलर लेकर ना होल्ड करें कि डॉलर का रेट बढ़ेगा तो हमें नुकसान हो जाएगा रवि से। तो हमने भी यही फार्मूला अपनाना है और हमने भी पाकिस्तानी को यही कहा है कि आप हमें सिलेंडर करें और हम आपको अगर बाद में बढ़ गया 2 साल जितने उसका जितना डिफरेंस हम आपको पे करेंगे। तो ये ऑलरेडी प्रैक्टिस स्वैप पॉलिसी कहा जाता है इसको, इसकी फाइनेंस लैंग्वेज में। तो इसके तहत अगर गवर्नमेंट एक्सेप्ट कर ले तो हम ये कल से देना शुरू कर देंगे। इसमें कोई खास इंटरेस्ट रेट भी आपने तकाजा किया है? नहीं, इंटरेस्ट फ्री है, कोई हमने इंटरेस्ट फ्री दी है। पहले भी हमने कोई इंटरेस्ट फ्री दी थे, अब भी हमने इंटरेस्ट फ्री दी है। साहब आप फरमा रहे हैं कि आपकी वज़ीर खजाना मोहतरम इसहाक डार साहब से बात हुई थी, अगर ये अच्छी ऑफर है तो फिर उन्हें क्यों नहीं वो कबूल कर रहे? क्या मायने है बीच में, क्या रखा? मेरा ख्याल IMF से अवेल करना चाहते हैं, उसके बाद शायद करें कोई IMF को उनको वैसे फंदा अपने गले में डाला हुआ है जो ना निकल सकते हैं तो ना बाहर निकाल सकते हैं। आपकी इस ऑफर का IMF से बज़ाहिर तो कोई लिंक नहीं लगता। बस वो IMF को अलग जब 98 में हमने दिए थे IMF, हमने मीटिंग की थी और उन्होंने हमसे बकायदा सोर्स मांगा, हमने उनको ट्रायल दिया और उसके बाद उन्होंने एक्सेप्ट किया और मैंने उन्हें यही कहा कि आपने तो हमारी शिकस्तें भी रोकी हुई हैं, तो हम अपने ओवरसीज पाकिस्तानियों से लिए लीगल पैसे हमारे लोगों के बैंक टू बैंक ट्रांसफर है और उन्होंने उसको फिर माना और उसके बाद उन्होंने हमने उसको कंटिन्यू रखा। तो हमारा तो ट्रायल भी देते हैं हम लोग, तो बिल्कुल वाइट मनी, ऐसी अनऑफिशियल मनी तो है नहीं कि जिसको छुपाया जा सके। अकाउंट टू अकाउंट और हर बंदे का नाम पता पूरा मौजूद होता है जिससे। लेकिन उनको क्या होगा, वो खुद आउट ऑफ गुड विल देंगे और फिर इसके साथ एक दलील बोस्तान साहब हॉट मनी की भी दी जाती है, इस पर भी आप रोशनी डालेंगे कि ये हॉट मनी टाइप चीज होगी? नहीं, हॉट मनी तो ये होती है ना कि वो किसी वक्त भी आप निकाल सकते हैं। ये एग्रीमेंट होता है 2 साल का, 2 साल पहले वो वापस नहीं ले सकते और 2 साल भी बाद डॉलर नहीं देने होते, उसका डिफरेंस पे करना होता है। अगर रेट बढ़ जाए तो वो भी बढ़ने की सूरत में, बढ़ेगा नहीं तो फिर आपको कुछ भी नहीं देना। वो सेटलमेंट जो अगर बढ़ गया तो फिर आपको देना पड़ेगा। जैसे आज फर्ज किया डॉलर का रेट 285 है और 2 साल बाद 300 हो जाता है, तो 15 रुपये आपने उनको पे करने खाली। चलें, ये इस पर अब बहुत शुक्रिया मलिक बोस्तान साहब, आपने हमें वक्त दिया। इस वक्त डेस्परेट मेजर्स की ज़रूरत है, तेज़ी से वक्त भट्टी साहब निकल रहा है, जिस तरह हाथ से रेत फिसलती है। और मैं खुदा जानता है मेरा कि मैं अपने इधर इर्द गिर्द बच्चों को देखता हूँ, मैं कहता हूँ यार अगर ये कुछ हो ये सीरियस। और फिर एक इन्होंने और बात की है कि यार ये खुद तो नहीं करवा रहे हम कहीं, ये बार बार यहाँ पे इशफाक हसन खान साहब कह के गए हैं और हमारे दोस्त जो इकोनॉमिस्ट आके कहते हैं। डॉक्टर इशफाक साहब 4 दफ़ा फरमाया, उन्होंने कहा ये वतन अजीज़ डिफ़ॉल्ट नहीं हो सकता। अगर हमारे कुछ लोग अगर मिले हों, ये मुझे आज भी उनके एक एक लफ्ज़ याद है। तो कादी साहब ये बाई डिज़ाइन अल्लाह रहम करे इस मुल्क को इस तरफ ले जाया जा रहा है, वरना इस मुल्क में वसाइल की कमी नहीं है, नीयत और फतूर और लालच की वजह से और मैं अना की वजह से ये मुल्क आज दिवालिया होने जा रहा है। बड्डी साहब आप देखें ना, अगर इस तरह से जिस तरह भी बाबर अवान साहब भी बात कर रहे थे, इस किस्म के शेडी लोग जो हैं ऊपर बैठे होंगे जिनके बारे में यहाँ के इतने इतने बड़े इकोनॉमिस्ट, अब इशफाक हसन खान साहब एक बहुत बड़ा एक इदारा चलाते हैं, पाकिस्तान का बड़ा प्रेस्टीजियस इंस्टीट्यूट है वो चलाते हैं, डॉक्टर इकराम उल हक जैसे लोग मौजूद हैं। और मैं अब मेरे दोस्त हैं नईर साहब, पता नहीं सुन रहे हों या ना सुन रहे हों, हम बार बार कहते हैं कि यार डॉक्टर इकराम उल हक से बात करें, उनका एक टैक्स रिफॉर्म कमीशन था, इसको खड़ा करें। इस मुल्क को घुटनों के बल खड़ा रखने का मफाद किसका है? कायद साहब, जब जिस सियासतदान की 95% प्रॉपर्टी बाहर हो, उसे पाकिस्तान का क्या है? खुदा ना खासा नुकसान होता हो नहीं होता ना हो, वो यहाँ विजिटिंग प्रोफेसर है, बाहर है, उनकी प्रॉपर्टी, उनके बच्चे, उनका बिजनेस, उनकी प्रॉपर्टी। तो लिहाजा पाकिस्तान में वो आते हैं, हम गुलाम हैं, हम पे हुक्मरानी की और चले गए। मेरे ख्याल में इशफाक हसन साहब ठीक कहते हैं कि इस मुल्क को एक स्क्रिप्ट के तहत इस नैश पे लाया गया है कि उसके बाद अल्लाह माफ़ करे जो इसहाक डार ने। बट साहब मैं एक और बड़े क्राइसिस में हम आ गए हैं। छोड़े इनको, बात यह है कि हम जाते थे, कोई थोड़ी प्राइड होती, एक नेशनल प्राइड भी तो होती है ना बट्टी साहब। हम इंटरनेशनली काम करते थे बड़े बड़े अखबारों में, तो इंडियन के साथ हम आंख में आंख डाल के बात करते थे और हम अपने होने का वजूद देते थे, यानी महसूस करते थे। अब हम शर्म से आंखें चुराते फिरते हैं लोगों से। यार अब किधर लाए हो? किसी से बात करनी है ना तो आंखें निकाल के बात करो अपनी,
क्योंकि हमें आंख मिलाने के काबिल आपके हाकिम वक्तों ने नहीं छोड़ा जिस मुल्क में आइन और सुप्रीम क्लोजिंग है बड़ी साहब, जोर किया जाए। क्लोजिंग है, कुछ करें, हमारी इज्जत, हमारे बच्चे, उनकी ज़िंदगियां, बहुत कुछ दाव पे है। और ये जो एक तकब्बुर है और ये जो एक मुजरिमाना सोच है, इससे बचें। खुदा करे कि इस मुल्क का मुस्तकबिल अच्छा हो। हम तो अच्छा नहीं देख सके, हमारे आने वाले देख पाएँ। इजाज़त दें, हफ्ते का आखिरी प्रोग्राम था मंडे को मैं और भट्टी साहब फिर आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़।